नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने नियंत्रण रेखा पर लिया स्थिति का जायजा। बड़े ऑपरेशन की चल रही है तैयारी। चीन की सेना ने एलएसी की दूसरी तरफ बढ़ाई अपनी ट्रेनिंग एक्सरसाइज। मॉडल विलेज के नाम पर कर रहा है दोहरा इस्तेमाल। भारतीय सेना ने राजौरी के जंगलों में लश्कर के 6 आतंकवादियों को मार गिराया। भारतीय सेना ने एलएसी पर स्वदेशी रूप से विकसित किए गए वाइड रेंज कैमरा, सेंसर, रडार और सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन्स को किया तैनात। भारतीय वायुसेना के 5 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स का अपग्रेडेशन दिसंबर से शुरू होगा। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा की अग्रिम इलाकों का दौरा किया और इस दौरान उन्हें क्षेत्र में जमीनी स्थिति और वहां पर चल रहे घुसपैठ रोधी अभियानों के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि सेना प्रमुख जम्मू के 2 दिन के दौरे पर आए हैं। एमएम नरवणे ने व्हाइट नाइट कोर के अग्रिम इलाकों का दौरा किया। उनका जम्मू कश्मीर का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब कश्मीर घाटी में आतंकियों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि घाटी में इसी महीने आतंकवादियों ने 11 नागरिकों की जान ले ली थी और ऐसा कहा जा रहा है कि अब एमएम नरवणे आतंकियों पर कार्रवाई करने को लेकर एक बड़ा एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा वे कश्मीर में होने वाले टारगेट किलिंग को लेकर पुलिस और अन्य एजेंसियों के अफसरों से भी बातचीत करेंगे। लद्दाख सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के आमने सामने आने के बाद अब चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश में विवादित इलाकों पर अपने सैन्य अभ्यास को और तेज कर दिया है। पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी ने बताया कि पीएलए पिछले साल से अभी तक वहां पर तैनात है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष पूर्वी क्षेत्र में एलएसी के पास बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार विवाद होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। मनोज पांडे जी ने कहा कि पीएलए के अभ्यास पर लगातार भारतीय सेना की नजर बनी हुई है और हर घटनाक्रम को नोट किया जा रहा है और किसी भी तरीके की इमरजेंसी से निपटने के लिए भारतीय सेना अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए काउंटर उपाय भी सोच चुकी है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि जिन क्षेत्रों में हमारी तैनाती कम थी, उस स्थिति को मजबूत करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। यही नहीं, चीन ने एलएसी के पास अपनी तरफ कई मॉडल विलेज बनाए हैं। जनरल पांडे जी ने आगे बताया कि हमारे लिए ये चिंता का विषय है कि वो इसका दोहरा इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि सिविल के साथ साथ मिलिट्री मकसद भी उसका है और हमने इसे अपनी ऑपरेशनल प्लानिंग के तहत नोट कर लिया है और उसी के हिसाब से हमने भी रणनीति तैयार की है। भारतीय सेना के 16 कोर के सैनिकों ने लश्कर ए तोयबा से जुड़े 6 आतंकवादियों को मार गिराया है। राजौरी के जंगलों में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के 9 जवानों के खोने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत जी ने 16 अक्टूबर को इस क्षेत्र का दौरा किया और चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों को संभालने वाले स्थानीय कमांडरों के साथ चर्चा की थी। लेकिन सीडीएस विपिन रावत ने साफ निर्देश दे दिए थे कि इन आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा और उसी निर्देश पर आगे बढ़ते हुए सेना ने घने जंगलों में ऑपरेशन चलाकर 6 लश्कर ए तोयबा के आतंकियों को ढेर कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस सम्मेलन में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारे देश की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है जो कि अनेक मायनों में इसे अद्वितीय बनाती है। भारत जो कि तीनों तरफ से विशाल समुद्र से घिरा है, जो कि देश की सामरिक, व्यापारिक और संसाधनों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया भर में प्रभुत्व हासिल करने में केवल वही देश सफल हुए हैं जिनकी नौसेनाएं मजबूत रही हैं और हमें खुशी हो रही है कि हमारी नौसेना हमारी समुद्री और राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जहाज के निर्माण का स्वदेशीकरण, पनडुब्बियों के निर्माण और कई क्षेत्रों में भारतीय नौसेना आगे बढ़ रही है और पिछले 5 वित्तीय वर्षों में नौसेना के आधुनिकीकरण बजट का 2/3 से अधिक स्वदेशी खरीद पर खर्चा किया गया। ये जानना बेहद महत्वपूर्ण बात है कि हमारी नौसेना के द्वारा ऑर्डर किए गए 41 यानी कि 41 जहाजों और पनडुब्बियों में से 39 भारतीय शिपयार्ड से बनी हैं और ये आत्मनिर्भर भारत के लिए नौसेना की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के लिए एकीकृत मानव रहित रोड मैप भी लॉन्च किया। पाकिस्तानी नौसेना ने दावा किया कि उसने पाकिस्तानी जल क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रही भारतीय पनडुब्बी को न केवल पहचाना बल्कि उसका रास्ता रोक दिया। पाकिस्तानी नौसेना ने एक झूठा वीडियो भी जारी किया जहां उसने कहा कि अरब सागर में यह घटना 16 अक्टूबर को हुई। साथ ही पाकिस्तान ने कहा कि ये भारतीय नौसेना की तीसरी ऐसी घटना है जब पाकिस्तानी नौसेना के निगरानी विमान ने भारतीय पनडुब्बी को डिटेक्ट किया। वहीं दूसरी तरफ भारत ने इस दावे को खारिज किया है। भारत ने कहा है कि यह पाकिस्तान का दुष्प्रचार है। साथ ही ये भी कहा कि कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश की जल सीमा में अपनी पनडुब्बी को भेजेगा तो उसे पानी के बाहर नहीं रखेगा। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान का दावा झूठ है। पाकिस्तानी नौसेना ने जो वीडियो जारी किया था उसमें एक पनडुब्बी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान अक्सर ऐसे झूठे दावे करता आया है। आपको बता दें कि भारत के साथ टक्कर लेने के सपने को देख रहा है पाकिस्तान
और सबको मालूम है कि पाकिस्तान की नौसेना की हालत बेहद खराब है और उसकी नौसेना को तकनीकी दिक्कतों और मिड लाइफ रिफिटिंग की वजह से जो परेशानी आ रही है, उसकी वजह से केवल 2 सबमरीन ही उसकी एक्टिव ड्यूटी पर तैनात है। पाकिस्तान की 5 में से 3 अगुस्ता क्लास की सबमरीन को या तो अपग्रेड किया जा रहा है या फिर उनमें तकनीकी दिक्कतें हैं। इसी वजह से ये सबमरीन अभी समुद्र में नहीं उतर सकती हैं और अगले साल तक पाकिस्तान को केवल 2 पनडुब्बियों से काम चलाना पड़ेगा। बता दें कि पाकिस्तान की अगुस्ता 70 क्लास की सबमरीन PNS हुर्मत के इंजन में दिक्कत है और उसके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सपोर्ट सिस्टम भी खराब है। इस वजह से ये पनडुब्बी अब काम करने की स्थिति में नहीं है। तो पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा होता है और हर बार वो यही दिखाने की कोशिश करता है कि वो अपने आप को सुपीरियर समझता है। उसको ये लगता है कि हम जो झूठे दावे अपनी जनता को दिखाएंगे, वहाँ की जनता आंख बंद करके इस पर विश्वास कर लेगी। लेकिन ये भी हकीकत है कि जब कोई पनडुब्बी किसी दूसरे देश की जल सीमा में प्रवेश करेगी तो वो कभी भी पानी के ऊपर नहीं आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का झूठापन। साउथ कोरिया ने अब मल्टी रोल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में साउथ कोरिया ने कंप्यूटर जनरेटर रेंडरिंग मल्टी रोल मल्टी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का अनावरण किया, जिसे कि साउथ कोरिया अपनी मिलिट्री और एक्सपोर्ट के लिए बनाएगी और ये काफी हद तक C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरह है। कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री $2.7 मिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहती है, जिसके तहत वो 7 सालों में अपना पहला एयरक्राफ्ट तैयार कर लेगी। हालांकि कोरिया के इस एयरक्राफ्ट में कुछ कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी विदेशों से आयात की जाएगी और इंजन भी बाहर से आयात किया जाएगा, जिसमें कि लैंडिंग गियर्स और एवियोनिक्स शामिल है। वहीं भारतीय वायुसेना में 2 C-17 एयरक्राफ्ट की कमी है और भारत को इसकी और यूनिट्स नहीं मिल सकती क्योंकि इसकी प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को कोरिया एरोस्पेस के साथ बातचीत करके संयुक्त रूप से भारत के हिसाब से इसको बनाना चाहिए। भारतीय सेना ने LAC पर वाइड रेंज कैमरा, सेंसर्स और रडार मॉनिटरिंग डिटेक्टर्स, साथ ही सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन्स को तैनात किया है और ये सभी उपकरण स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर बनाए गए हैं, जिससे कि भारतीय सेना LAC पर कई महत्वपूर्ण जानकारी को ट्रैक कर सकती है। यही नहीं, इससे भारतीय सेना को चीनी व्हीकल्स यानी कि चाइना की गाड़ियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग का भी पता चल पाएगा और इसी के साथ साथ दुश्मन के क्षेत्र के अंदर तक 24 घंटे 7 दिन भारत को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। और भारत ने अब चीन की चाल को उसी की भाषा में जवाब दिया है। भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फेस रिकॉग्नाइजेशन को भी इंस्टॉल किया है, जो कि हर चीनी गोलगप्पों के चेहरों की पहचान कर सकता है। और यही नहीं, अब सेना के पास करीबन 6 साल तक का एक बड़ा डेटा रहेगा पिक्चर्स और वीडियोस का। भारतीय वायुसेना अपने 5 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड करने जा रही है, जिसमें कि इसका इंटरनल फेसलिफ्टर और कैबिन को मॉडिफाई किया जाएगा। इसके साथ साथ इसकी पुरानी एसेसरीज को भी बदला जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा इसके एवियोनिक्स और फ्लोरिंग पर भी अपग्रेडेशन किया जाएगा और दिसंबर से 5 Mi-17 V5 पर यह अपग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा और इन हेलीकॉप्टर्स को एक एक करके अपग्रेड किया जाएगा और हर हेलीकॉप्टर को अपग्रेड करने में 6 से 7 महीनों का वक्त लगेगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।